हेलो। तो मेरी आवाज़ आपको आ रही है? हेलो। मैं नहीं जी। आ रहा है सर। आ रहा है सर। क्योंकि अभी 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं और जुड़ जाएँ सभी लोग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? यस। गुड इवनिंग सर। Yes. गुड इवनिंग सर। यस सर, यू आर ऑडिबल। कल एक सेशन हो चुका है, आज सेकंड सेशन है। और कल जो 31 MES जो कोर्स था उसमें से कुछ सिलेबस को थोड़ा-थोड़ा हम लोगों ने कवर किया था। आज हम कुछ जैसे प्रणाली पागम है इसमें डीपली अध्ययन करेंगे अन्य उस पर। कल प्रणाली पागम के बारे में आप लोगों ने चर्चा भी हुई थी हम सभी की। आप लोगों ने भी उस पर विचार किया होगा, सोचा होगा क्या कैसे प्रणाली विषय क्या होता है, कैसे काम करता है सिस्टम अप्रोच, क्या शिक्षा में इसकी उपयोगिता है, कैसे हम सिस्टम अप्रोच को अपने शिक्षण में उपयोग कर सकते हैं और इससे हम क्या-क्या लाभ उठा सकते हैं। तो आज इसी पे हम गहनता से चर्चा करेंगे। और 5:06 हो गए, हम इससे अब आगे बढ़ाते हैं। आप सभी से तन्मय जी से बताएं कि प्रणाली विश्लेषण या सिस्टम अप्रोच आखिर कल चर्चा हुई थी। आप इस पर अपने कुछ विचार रख सकते हैं तो हम लोगों के बीच रखिए। तन्मय जी। और कोई रख सकता है? लगता है वो कहीं बिजी है।
जहरा काजमी जी रख सकती हैं अपनी ये बात, सिस्टम अप्रोच। यस सर, लास्ट क्लास में हमने वही डिस्कस किया था सिस्टम अप्रोच और किस तरह से सिस्टम अप्रोच का इस्तेमाल करके हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बना सकते हैं। तो उसमें हमने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अप्रोच की बात की थी कि दोनों का ही एक ब्रिज का काम करता है। दोनों के कंपोनेंट्स को जब हम यूज़ करते हैं मिला के, तो दैट इज़ सिस्टम अप्रोच। और बेसिकली ये 3 चीज़ों पे काम करता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। तो हमें तीनों में किस तरह से प्लानिंग करनी है और एग्जीक्यूट कैसे करना है, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। या और कोई अगर ऐड करना चाहे तो प्लीज। इनपुट आउटपुट, जी, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। और एक और इसमें है इन्वायरमेंट, परिवेश। हाँ राइट, एनवायरनमेंट ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि एनवायरनमेंट कैसा है। और अगर हमारे पास और चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास वो टूल्स अवेलेबल हैं लेकिन एक्सटर्नली और कुछ दिक्कत आ रही है, लाइक एनवायरनमेंट भी हर तरह का हो सकता है। सर बेसिकली हम इसे और कैसे समझेंगे एनवायरनमेंट को? मैं थोड़ा सा यहाँ पे शायद एक ही डायरेक्शन में सोच पा रही हूँ। बिल्कुल, आगे इस पे और अभी चर्चा करेंगे। और जी, मेधा देवी जोड़ी हुई है, आप भी अपनी बात रख सकती हैं। मानिक, यस, हाँ बोलिए। सिस्टम अप्रोच तो हमने कल जो उसके बारे में चर्चा किया कि ये एक अमेलगमेशन है हार्डवेयर अप्रोच और सॉफ्टवेयर अप्रोच का, जो कि टीचिंग और लर्निंग को फैसिलिटेट करता है। और सिस्टम अप्रोच हमने जो पढ़ा कि इट इज़ लाइक इट ब्रिंग्स द इट्स लाइक अ साइंटिफिक अप्रोच जिसको हम जिसके ज़रिए हम इंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं एक डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश करने के लिए। कुछ प्रॉब्लम्स होती है अगर अगर उस प्रोसेस में, तो हम ब्रेक डाउन करते हैं और बहुत स्पेसिफिक एरियाज में जाके देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है प्रोसेस में या स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन में। तो वो हम बहुत ही एक आई टू डिटेल, मतलब बहुत ही स्पेसिफिक एरिया में जाके उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वो अप्रोच को हम सिस्टम अप्रोच बोलते हैं, जिसमें हम हार्डवेयर अप्रोच का मतलब हार्डवेयर जो है वो भी देखते हैं कि हम एक्सटर्नल चीज़ें क्या क्या है उसका भी उसका जो प्रॉब्लम्स है उसका अगर उसमें से कुछ प्रॉब्लम है, वी आर इन्वेस्टिंग, आई मीन वी आर thinking about that and working on them. And also for the software approach, जिसमें strategies जो हम teaching strategies models बना रहे हैं, theories जो हम use कर रहे हैं, वो भी हम देखते हैं। So सब मिला के हम इस approach को बनाया गया है, and it's amalgamation of both of that's what I know. I need more clarity on this, I guess, but this is what I have understood as of now. जी, तन्मय जी पे आवाज आ रही है तो रख सकते हैं अपनी बात, तन्मय जी। मानिक जी। यस सर, मेरे हिसाब से सर अभी जो जहरा काजमी जी ने जो कहा है सिस्टम अप्रोच के बारे में, जो ये सिस्टम एज ए होल, अगर हम सर एक एग्जांपल ले एक स्कूल का, तो उस स्कूल में आपका जो इनपुट के बारे में अगर हम बोलना चाहें तो पकड़ लीजिए, पहले तो हो गया टीचिंग फैकल्टीज हो गया,
उसके बाद अदर स्टेक होल्डर्स हो गया, जैसे हो गया आपका प्रोटेक्ट एम्प्लॉयज हो गया, लाइब्रेरियन हो गया, बुक्स हो गया, क्लासेस हो गया, अदर कंपोनेंट्स, उन सारे चीज़ों को हम जैसे यूटिलाइज करते हैं और यूटिलाइज करके हम उनको एक प्रोसेस में लाते हैं। सो उन सबको प्रोसेस में लाने के बाद उससे हमको जो आउटकम बोलते हैं, तो उसी को मेरे हिसाब से सर हम सिस्टम अप्रोच कह सकते हैं। Utilizing all the resources just depending on the proper environment and get the that means output in a fruitful manner may be called the system approach, sir. जी So here input, process and output depending on the circumstance or situation to get the better result may be called the system approach, sir. मेरे हिसाब से सर। बिल्कुल। अब मेरी स्क्रीन शेयरिंग हो रही है? No sir, your screen is not visible yet, sir. Yes, now it's visible. Now it is there. Yeah. Now we can see. प्रणाली पाकम स्क्रीन पर आ रहा होगा। प्रणाली पाकम शेयरिंग हो रही है। सिस्टम अप्रोच। Yes sir, your screen is visible right now. आप देख सकते हैं क्या क्या आ रहा है? हाँ जी, दिखाई दे रहा है आपका। हाँ बताइए। प्रणाली उपागम सिस्टम अप्रोच। प्रणाली उपागम क्या है? प्रणाली उपागम की परिभाषा है, प्रणाली उपागम के मूलभूत तत्व, प्रणाली उपागम की विशेषताएं, प्रणाली उपागम के सोपान। आज हम प्रणाली उपागम होता क्या आखिर? सिस्टम अप्रोच दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रणाली और उपागम। प्रणाली का अर्थ है समग्रता, जिसके सभी तत्व अंग परस्पर संबंधित तथा स्वनियंत्रित होते हैं, सेल्फ कंट्रोल। प्रणाली उपागम समग्रता में विश्वास करती है। ये उपागम शिक्षण तथा प्रशिक्षण को सामाजिक एवं तकनीकी प्रक्रिया मानता है। मुख्य रूप से प्रणाली विश्लेषण, एडमिनिस्ट्रेशन एवं शिक्षक प्रशिक्षण में बहुत ही उपयोगी होता है। ये छात्र केंद्रित उपागम है। ये उपागम समस्याओं के समाधान के लिए निर्णय पर पहुंचने की विधि है। जैसे हम किसी रास्ते पे जा रहे हैं तो विभिन्न रास्ते होते हैं किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। प्रणाली उपागम हमें ये बताता है कि कौन सा रास्ता सर्वश्रेष्ठ होगा, जिसमें कम समय लगेगा, कम अर्थ वित्त की आवश्यकता होगी और हम अपने लक्ष्य को आसानी से पा सकते हैं। प्रणाली उपागम इसी विचार को लेकर कार्य करता है। कोसो तथा मिचेन ने भी परिभाषा दी है। सिस्टम अप्रोच एक ऐसी तकनीकी है जिसका उद्देश्य शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली तथा आर्थिक रूप से बुद्धिमत्तापूर्ण विधि की खोज करना है। अर्थात सिस्टम अप्रोच एक ऐसी तकनीकी है जो हमारे सामने जो समस्याएं होती हैं या हमें आवश्यकता होती है शिक्षा के क्षेत्र में, उन समस्याओं को सुलझाने में या आवश्यकताओं को पूर्ण करने में जो सबसे अधिक प्रभावी साधन होता है, उसके चयन करने में प्रणाली उपागम हमारी हेल्प करता है और हमें कुशलतापूर्वक उसको पूर्ण कर हमारे शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को सुरुचिपूर्ण एवं उद्देश्य प्राप्ति में सहायक होता है। आरपी भटनागर एक शिक्षाविद हुए हैं, उन्होंने भी प्रणाली उपागम एक ऐसा उपकरण है जो शिक्षा की समस्याओं को प्रभावपूर्ण तथा कुशलतापूर्ण
ढंग से हल करता है। ये चिंतन की वो कला है जो समस्या समाधान वैज्ञानिक विधियों द्वारा प्रस्तुत करती है। तो अधिकतर सभी शिक्षाविदों ने प्रणाली उपागम, जो कि शिक्षा तकनीकी का तीसरा उपागम, पहला जैसा आप कल चर्चा हुई थी कठोर उपागम, दूसरा कोमल उपागम और तीसरा प्रणाली उपागम। आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रणाली उपागम एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। कठोर उपागम के बारे में आप जानते ही हैं। कठोर उपागम विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक साधन, तकनीकी साधन जो शिक्षा को सुरुचिपूर्ण बनाने में सहायक होते हैं, चाहे रेडियो हुआ, चाहे चलचित्र हुआ। और शिल्प उपागम एक सॉफ्टवेयर होते हैं जो उनको संचालित करता है, या शिक्षा में विधियां, सिद्धांत, ये सब कोमल उपागम में आते हैं। कोई बताएगा कोमल उपागम के बारे में? आखिर कोमल उपागम जो सॉफ्टवेयर अप्रोच, इसकी शिक्षा में क्या भूमिका, प्रणाली विश्लेषण इसके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका अर्थ समझ में आ रहा है सभी का? प्रणाली उपागम है क्या आखिर? और हाँ इसका सर, समझ में आ रहा है, पर सर ये अगर थोड़ा डेफिनेशन जो भी लिखा हुआ है थोड़ा इंग्लिश में अगर होता तो बेहतर होता, क्योंकि बहुत ही दिक्कत हो रही है पूरा हिंदी में पढ़ने में। इंग्लिश में भी, इसमें कोसो मिचैन के अनुसार मैंने इंग्लिश में भी किया है। द सिस्टम अप्रोच इज ए टेक्निक that aims to find the most effective and economically intelligent method of solving educational program. शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण, इकोनॉमिक और अधिक प्रभावी रूप से हम अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं। यही सिस्टम अप्रोच का कार्य है। आरपी भटनागर ने इसका हिंदी का इंग्लिश वर्जन है। सिस्टम अप्रोच इज ए टूल दैट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन इफेक्टिवली एंड efficiently. It is the art of thinking that presents problem solving through scientific method. यानी वैज्ञानिक विधियों, जो समस्या आई है उसके समाधान के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रस्तुत की जाती है, और जो समस्याएं हैं उनको प्रभावपूर्ण एवं कुशलतापूर्ण ढंग से हल किया जाता है। अब इसके प्रणाली उपागम के मूलभूत तत्व, यानी कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, जैसे अभी जहरा जी ने भी बताया था कि इसके 3 अदा प्रक्रिया, यानी इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, और चौथा इन्वायरमेंट। एजुकेशन के क्षेत्र में इनपुट क्या है, या प्रोसेस, आउटपुट, कोई बता सकता है? ये इसके जो एलिमेंट्स है कैसे कार्य करते हैं? इनपुट के अंदर क्या है, प्रोसेस क्या है, आउटपुट क्या है? और कोई जहरा जी के अलावा बता सकता है तो बताइए, इस पर आगे फिर डिस्कस किया जाएगा।
मैं ट्राई सर। हाँ बोलिए। मैं बोल सकता जी सर, यहाँ पर इनपुट के बारे में अगर हम बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बोल सकते हैं, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसके बारे में बोल सकते हैं, जो मशीनरीज होते हैं या हार्डवेयर्स होते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, व्हीकल्स, स्टाफ, स्टेशनरी, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग बोल सकते हैं इनपुट डिवीजन में अंडर सिस्टम अप्रोच सर इन स्कूल सर। और कोई अपनी बात रख सकता है? Even the infrastructure of the school, like the building, is also part of the system approach, sir. The library, the computer lab, the scientific lab, all these can be the part of system approach. कल 8 लोग थे, आज 3 लोग लग रहा जुड़े नहीं, आप 3 ही जुड़े हैं। आप जैसे ये कोर्स का नाम PGDET है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। हम किसी कोर्स में प्रतिभाग करते हैं या नामांकन करते हैं या उसमें प्रतिभागिता करते हैं, ये इनपुट है। एक उदाहरण के रूप में बताएं, मान लिया आपने इस कोर्स में प्रतिभाग किया, इसमें नामांकन किया, इसमें इसको आप करने के लिए, ये क्या है? इनपुट प्रोसेस, जो भी प्रोसेस चल रहा है। मेधावी बताएंगी कुछ? मेरी आवाज हाँ सर इनपुट जैसे कि मानिक जी ने कहा कि एक्सटर्नल चीज़ें होती है, रिसोर्सेज हो सकते हैं जो कि टीचिंग और लर्निंग के को फैसिलिटेट करने के लिए जो एक्सटर्नल चीज़ें हम यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी हो लाइक वो सारी चीज़ें इनपुट के अंदर आते हैं। प्रोसेस होंगे जो कि उसके बाद जो होता है कि पढ़ाने का स्ट्रैटेजी हो सकता है। कार्य करते हैं हम, जैसे अभी कार्य कर रहे हैं, कोर्स ये इनपुट है और हम लोग इसमें सेशन चल रहा है, आपस में वार्तालाप चल रही है, आप असाइनमेंट क्लास भी होंगे, असाइनमेंट भी होंगे, ये सब प्रोसेस चल रहा है, ये प्रक्रिया है। जब परीक्षा होगी उसके बाद फिर आउटपुट आएगा। हाँ बताइए आगे। हाँ, आउटपुट फिर लर्नर्स कैसे रिजल्ट करते हैं वो आउटपुट हो सकता है कि इसका रिजल्ट क्या होता है इस पूरे प्रोसेस का। और एनवायरनमेंट मुझे जो लगता है कि एनवायरनमेंट ऑफ द स्कूल में भी, और जहाँ पर ये सारी चीज़ें बेस्ड है उसका एनवायरनमेंट हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो सकता है, कौन से टेक्नोलॉजी में यूज़ कर रहे हैं हम। पहले 3 ही ये तत्व थे, चौथा जोड़ा गया। जैसे शोध में, रिसर्च में 3 प्रकार के चर होते हैं, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और एक्सट्रोनियस चर, मध्यवर्ती चर। अगर मध्यवर्ती चर पर हम अपने कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो हमारे रिजल्ट पर प्रभाव डालता है। स्वतंत्र चर को जब हम हेर फेर करते हैं तो डिपेंडेंट चर पर उसका प्रभाव देखते हैं। अगर एक्सट्रोनियस जो मध्यवर्ती चर होते हैं उन पर प्रभाव नहीं रखा गया, जैसे छात्र छात्राएं, उनकी एज का, उनके मेंटल लेवल का तो प्रभाव पड़ता है। वैसे परिवेश, हमारा परिवेश इसमें जोड़ा गया। अगर परिवेश सही नहीं होगा तो आधा इनपुट, अब प्रोसेस और प्रदा ठीक से कार्य नहीं करेंगे। तो प्रणाली उपागम के 3 के अलावा एक चौथा ये जोड़ा गया। इस कोर्स में जैसे आपने रिसोर्स बताया, बिल्कुल रिसोर्स है हमारे, किसी प्रकार के साधन है, ये सब हमारे इनपुट है और उनको कार्य करना प्रोसेस, और प्रोसेस जब उनका रिजल्ट आता है, ये
आउटपुट हो गया, और उसका इन्वायरमेंट किस प्रकार हम उसको अपना इन्वायरमेंट दे रहे हैं, किस प्रकार उसको सही से माहौल मिल रहा है या सही से उसको संचालित हो रहा है, यानी रन हो रहा है। इसके बाद इसकी विशेषताओं से भी हम इसको आगे समझ सकते हैं कि विशेषताएं, जब इसकी विशेषता आएंगी तो और क्लियर होगा। इससे सिस्टम अप्रोच है डिफाइंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, यानी इसके डेफिनेट उद्देश्य एवं लक्ष्य होते हैं। प्रणाली विभागम, जैसे सिनॉप्सिस आपने देखा शोध में, पीएचडी, जैसे जहरा जी पीएचडी कर रही है ना, इस समय हो चुकी है एजुकेशन। नहीं सर, कर रही हूँ अभी। हाँ, तो जैसे आपने सिनॉप्सिस बनाई होगी, तो सिनॉप्सिस में सब पहले से ही निश्चित होता है, क्या उसके उद्देश्य हैं, क्या परिकल्पना है, कौन सी विधि होगी, कौन सा सैंपल होगा, क्या टूल होंगे। वैसे ही प्रणाली विभागम के उद्देश्य निश्चित होते हैं। या शोध किसी उद्देश्य को लेके, ऑब्जेक्टिव को लेके की जाती है, वैसी प्रणाली विभागम। मान लीजिए कोई Yes. समस्या आ गई, तो हम उसको अगला है प्रणाली विभागम एक समन्वित एवं गत्यात्मक समग्र है। सिस्टम अप्रोच ये इंटीग्रेटेड एवं डायनामिक, यानी लगातार चलने वाला। प्रणाली विभागम कोऑर्डिनेट, यानी आपस में, क्या इससे समझ में आ रहा है, कोई बता सकता है? मे आई सर? हाँ हाँ बिल्कुल। तो सर, जैसा आपने बताया कि हम अगर इसे रिसर्च से जोड़ के देखें तो काफ़ी हद तक ये क्लियर हो रहा है कि जब भी हम किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, एक प्रॉब्लम है, हमें उसे उसका सोल्यूशन चाहिए, तो हम साइंटिफिक वे में आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट हम इसी तरह से समझ सकते हैं कि इनपुट के टाइम ही हम ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करते हैं, अपने मटेरियल्स चूज़ करते हैं। जैसे आपने रिसर्च का एग्जांपल दिया कि हम पहली मेथोडोलॉजी सेट कर लेते हैं कि हमारा पॉपुलेशन क्या होगा, हमारा सैंपल क्या होगा, हम टूल्स कौन से यूज़ करेंगे डेटा कलेक्शन के लिए, तो और हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, तो ये पहले ही से डिसाइड कर चुके होते हैं हम। हमारे पास एक टेंटेटिव शेड्यूल होता है जिसे हम सिनॉप्सिस कहते हैं। इसी तरह से इनपुट में ये सारी चीज़ें तय होती हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमारे डिज़ायर्ड लर्निंग आउटकम्स क्या है, और हम कौन से मटेरियल्स यूज़ करेंगे, हम कौन सी एक्टिविटीज़ यूज़ करेंगे। जैसे आपके इस कोर्स में भी सब तय है, जी जी कौन सा स्टडी मटेरियल आपको क्या करना है। जी 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 जी। इवन ये जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, ये भी उसी का पार्ट है, ये उसी का एग्जाम्पल है कि पहले से ऑब्जेक्टिव्स तय है और आप कैसे सिस्टमैटिकली आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आपने ईटी से स्टार्ट किया कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी होता क्या है, उसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं कि हम टाइप्स पढ़ रहे हैं, उसके अप्रोचेस पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक सिस्टमैटिक वे में चल रही है। तो ये सारे इनपुट में ये चीज़ें हम प्रिपेयर कर लेते हैं। प्रोसेस जो अभी चल रहा है, अभी ये कंटेंट डिलीवरी का टाइम है, यहाँ पे आप पीपीटी शो कर रहे हैं, तो ये इससे भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। और फिर हमारा जो आउटपुट होगा वो हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमारी इन सेशंस के बाद क्या अंडरस्टैंडिंग बनती है। तो यही चीज़ है। और एनवायरनमेंट, अगेन हम ऑनलाइन मोड में मिल रहे हैं, ये हमारा एक एनवायरनमेंट है। कुछ लोग इसमें बिजी हो सकते हैं, बीच में कॉल्स आ सकती हैं, वो भी एक एनवायरनमेंट का हिस्सा है। डिस्ट्रैक्शंस होंगी या कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यूज होंगी, ये सारी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट को डिटरमाइन करेंगे। बिल्कुल। तो एक्सट्रोनियस जी सर, ये इंटरवीनिंग और एक्सट्रीमिंग वेरिएबल्स का काम करेंगे, जो हमारे जो आउटकम है उसमें इंटरवीन करेंगे ये वेरिएबल्स। अगर उनको नहीं रोका गया, इसीलिए परिवेश को महत्वपूर्ण रखा गया। बिल्कुल। अगर ये हम कोर्स कर रहे हैं, अगर कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर सकते, अगर कहीं, तो आप सही से इस कोर्स के जो परिणाम है, वो परिणाम आउटपुट जो आने हैं, वो आउटपुट आपको जो निश्चित उद्देश्य है, हमारे एम्स ऑब्जेक्टिव है, उनके अनुसार नहीं प्राप्त होंगे। तीसरा इसमें प्रणाली विभागम तत्वों की क्रमबद्ध व्यवस्थित है, यानी
सिस्टम अप्रोच इज एन ए सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। जैसे सिनॉप्सिस में होता है, हमें शोध हम करते हैं, शोध में सब कुछ सिस्टम वैज्ञानिक तरीके से कौन कौन से पहले बिंदु आएंगे, किस प्रकार के स्टेप होंगे, सोपान होंगे, वो सब क्लियर होते हैं। वैसे ही इसमें भी क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत होता है कि पहले हम इनपुट करेंगे, फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट होगा, फिर हमारा एनवायरनमेंट देखा जाएगा। प्रणाली उपागम के प्रारूप तथा पुनरावृत्ति प्रक्रिया का मूल्यांकन एक विशेष अंग होते हैं। द डिजाइन एंड एवोल्यूशन ऑफ द इंटरेक्टिव प्रोसेस आर ए स्पेशल पार्ट ऑफ द सिस्टम अप्रोच। इससे क्या मीनिंग निकल रहा है? चौथे से प्रणाली उपागम के प्रारूप तथा पुनरावृत्ति प्रक्रिया का मूल्यांकन एक विशिष्ट अंग होता है। कोई बता सकता है इससे? मतलब सर सबसे इम्पोर्टेंट इसमें डिज़ाइनिंग है, डिज़ाइनिंग एंड इवैल्यूएशन। हम एक चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, लेकिन हमने डिज़ाइन कर लिया, वो कितना सक्सेसफुल है उसके लिए इवैल्यूएशन ज़रूरी है। तो इवैल्यूएशन भी इफ़ेक्टिव इवैल्यूएशन होना चाहिए, जहां हम एक्चुअली सही से समझ पाएँ कि लर्निंग आउटकम को हमें मेजर करने के लिए एप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन की भी ज़रूरत है, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन की। तो डिज़ाइनिंग एंड इवैल्यूएशन बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है सिस्टम अप्रोच का। सिस्टम अप्रोच कुल मिला ये फ्लेक्सिबल होता है। सिस्टम अप्रोच फ्लेक्सिबल होने के कारण हम इसको अगर कहीं कोई आउटपुट में प्राप्त ठीक से नहीं होते तो हम इसका मूल्यांकन पुनः कर सकते हैं, पुनः नियोजित। जैसे रिसाइकिल होता है माइक्रो टीचिंग, वैसे इसमें भी हम उसको री कर सकते हैं। उसका मूल्यांकन करने के बाद जो कमियां रह गई हैं उसको हम दूर कर सकते हैं। शोध में ऐसा नहीं होता, शोध में हम आगे सुझाव दे देते हैं कि इसमें ये और हो सकता था, आगे से कर सकते हैं। तो अगला अनुदेशन के नियोजन, विकास, प्रस्तुतिकरण तथा मूल्यांकन प्रणाली सिद्धांत पर आधारित होते हैं। द प्लानिंग, डेवलपमेंट, डिलीवरी एंड एवोल्यूशन सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शनल आर बेस्ड ऑन थ्योरी। सिस्टम अप्रोच अनुदेशन के नियोजन यानी क्या क्या इंस्ट्रक्शन हमें देने पहले से ही, उसको विकास कैसे होगा, कैसे प्रस्तुतिकरण होगा, कैसे मूल्यांकन होंगे, ये पहले से ही डिसाइड होते हैं और उसके आधार पर ही सिस्टम अप्रोच कार्य करता है। किसी समस्या को हल करने में या किसी आवश्यकता शिक्षा संबंधी आने पर उसकी आवश्यकता कैसे दूर होगी, कैसे हम इसको कार्य करेंगे, इसको बताता है। ये आगे प्रणाली उपागम के विभिन्न सोपान, मेजर स्टेप ऑफ सिस्टम अप्रोचेस, प्रणाली विश्लेषण, प्रणाली संरचना, प्रणाली संचालन एवं मूल्यांकन, सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम आर्किटेक्चर, सिस्टम ऑपरेशन एंड एवोल्यूशन, सिस्टम मॉनिटरिंग, ये इसके 4 उपागम होते हैं। प्रणाली विश्लेषण, सिस्टम एनालिसिस, कुछ कोई बता सकता है ये क्या है? सिस्टम एनालिसिस ये इनपुट से ही जुड़ा हुआ है। जब हम इनपुट में विभिन्न संसाधन या विभिन्न गतिविधियां कैसे होंगी डिसाइड करते हैं, तो उसमें प्रणाली विश्लेषण का ही उपयोग करते हैं। विभिन्न विधियां होती हैं, विभिन्न रिसोर्स होते हैं, उन रिसोर्स से विभिन्न विधियों से विश्लेषण करके हमें पता लगता है कि ये रास्ता यानी कहीं उद्देश्य निर्धारित मंजिल पर जाने के लिए ये रास्ता अन्य रास्तों से बेस्ट होगा। तो प्रणाली विश्लेषण भी हमें विभिन्न
माध्यमों के यानी विश्लेषण के माध्यम से हमें बताता है कि ये, जैसे आपने ये कोर्स क्यों किया, आपने एनालिसिस किया होगा, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। मेधा देवी जी बताइए कुछ। जी सर, सिस्टम एनालिसिस बहुत तरीके के होता है इनपुट वाले स्टेज पे। जैसे हम लर्नर का प्रोफाइल भी देखते हैं, कौन से प्रोफाइल के लर्नर है, एज ग्रुप देखते हैं। फिर बजट एनालिसिस पे होता है कि क्या यूज किया जाएगा, इसमें टेक्नोलॉजी हम देखते हैं। तो ये सारे एनालिसिस में जाता है। फिर आई एम नॉट क्वाइट श्योर अबाउट द सेकेंड वन सर, इन सिस्टम आर्किटेक्चर के बारे में, अगर उसके बारे में अगर आप थोड़ा बताएंगे तो इट विल बी मोर क्लियर। सिस्टम ऑपरेशन एंड इवैल्यूएशन के बारे में जितना कि मुझे अंडरस्टैंडिंग है कि यही जो प्रोसेस कंटेंट को लेकर होता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं, द प्रोसेस एग्जैक्टली जो टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस है, वही प्रोसेस के बारे में है। उसके साथ ही साथ हम अगर हम फीडबैक लेते हैं, जो हम कंटेंट डिलीवरी कर रहे हैं कितना उनको समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स का कितना बढ़ रहा है, उसके मुताबिक हम फीडबैक लेते हैं, उसको इवैल्यूएशन बोलते हैं, हम असेसमेंट्स लेते हैं। वो सारी चीज़ें इवैल्यूएशन के लिए जाता है। फिर आई गेस सिस्टम मॉनिटरिंग जो होता है वो पूरे चीज़ को देखकर होता है कि कितना इम्प्रूव, मतलब ये पूरा प्रोसेस सक्सेसफुल है या नहीं, मॉनिटर करते हैं। फिर अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए तो हम इम्प्रूव करते हैं, बहुत सारे एरियाज को हम स्पेसिफिकली देखते हैं। तो या दैट इज़ व्हाट आई अंडरस्टूड। प्रणाली मॉनिटरिंग हम देखते हैं, जो कमी रहती है तो उसको हम दूर करने की कोशिश करते हैं। कुछ ही लोग भाग ले रहे हैं, और मानिक जी कुछ बताइए। मानिक जी तुम आगे बढ़ते हैं। प्रणाली उपागम के लाभ, एडवांटेज ऑफ सिस्टम अप्रोच। जैसे सिस्टम अप्रोच फ्लेक्सिबल होता है, अभी चर्चा हुई थी कि अगर कुछ कमी रह जाती है किसी प्रकार की, तो ये हमें लगता है कि ये रास्ता और अच्छा हो सकता है, तो हम इसको हम फ्लेक्सिबल होने के कारण चेंज कर सकते हैं। हाँ, इसमें इकोनॉमी की कुशलता पूर्वक हम इस समस्या को और अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है प्रणाली पालन में। सिस्टम अप्रोच शैक्षिक, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन को प्रभावशाली बनाने में सहायता करता है। बेसिकली प्रणाली उपागम होल पूरी शिक्षा व्यवस्था को होल एक पूर्ण दृष्टि से देखता है, ना कि अलग अलग। शैक्षिक प्रशासन के लिए प्रणाली उपागम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बताइए जहरा जी कुछ इसके बारे में। जी सर, ये उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है जैसे मेधा जी ने भी अभी बताया। तो मेरी भी अंडरस्टैंडिंग यही बनी है कि जैसे आपने पहले मेजर स्टेप्स बताए, तो उसमें भी कहीं ना कहीं वही चीज़ें हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, और मॉनिटरिंग में हमारा एनवायरनमेंट भी आ जाता है कि हम एनवायरनमेंट को मॉनिटर कर रहे हैं।
और सिस्टम एनालिसिस की अभी बात की गई थी, तो हम ये एनालाइज करेंगे लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ जो हम रिसोर्सेस टूल करना चाह रहे हैं, यूज़ करना चाह रहे हैं, वो कितने इफ़ेक्टिव हो पाएंगे या नहीं। और हर तरह के टॉपिक में आप एक टूल यूज़ नहीं कर सकते, सबका अलग अलग नेचर होता है। तो जैसा अभी सर ने भी बोला कि कितना इफ़ेक्टिवली हम किसी चीज़ को पढ़ा सकते हैं, इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, हमें उस हिसाब से डिसाइड करना होगा। तो ये सारी चीज़ें, ये डिसीजन मेकिंग, ये डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, ये सारी चीज़ें मिल के इस पूरे प्रोसेस को फ्लेक्सिबल बनाती है, जो इसके बेनिफिट्स हैं, जो इसके एडवांटेजेस हैं। और प्रॉपरली अरेंज्ड, क्योंकि हमें पहले ही से प्रोज एंड कॉन्स पता होते हैं कि हमें अच्छा, ये ट्रायल एंड एरर पे भी बेस्ड है कि अगर एक चीज़ हमने इम्प्लीमेंट करी और वो वर्कआउट नहीं कर पा रही है या कहीं पे कुछ गैप्स आ रहे हैं, तो हम दोबारा उसे रीडिज़ाइन करके, उसे इम्प्लीमेंट करके हम अपने डिज़ायर्ड आउटकम तक पहुंच सकते हैं। तो काफ़ी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपने हिसाब से उन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो एम है वो है एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन को इफेक्टिव बनाना और फैसिलिटेट करना लर्नर्स के लर्निंग को। जैसे आपने पीएचडी कर रही, आपने कोई समस्या ली होगी, कोई टॉपिक लिया होगा। जी सर। क्या डायमेंशन है? जी, मेरा सर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज इन टीचर एजुकेशन है, तो मेरा भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बैकग्राउंड है। जी मूक। जी, मूक पे ही मेरा काम है। मूक पे सिस्टम एनालिसिस जो है कैसे कार्य करेगा? जी, मूक पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सर। मूक में हम देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, जो क्या कहते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स होते हैं, वो पहले प्रॉपरली पूरा प्रपोजल तैयार करते हैं। वो प्रपोजल जब वो सबमिट करते हैं, वहाँ पे वो देखा जाता है कि अब उस प्रपोजल में अगेन यही सारी चीज़ें होती हैं कि आप कितना ड्यूरेशन होगा, कितना बजट होगा, किस प्लेटफॉर्म पे आप भेजना चाह रहे हैं, और लर्निंग एक्टिविटीज़ आपने कैसी रखी है, कौन कौन से ऑडियो विजुअल एड्स आप प्रोवाइड करेंगे या कौन कौन से लर्निंग मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे, स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन कैसे होगा, क्या होगा, वो सारी चीज़ें वो प्रपोजल में तैयार करते हैं। उसके बाद उस पर अप्रूवल मिलता है, उसके बेसिस पे फिर फंडिंग होती है, फिर वो रिकॉर्डिंग्स होती है। ये क्या है, ये सारी चीज़ें तब हो रही हैं जब अभी वो मूक एक्चुअली ऑफर नहीं हो रहा है, लेकिन ये उससे पहले ये सारा सेटअप तैयार किया जाता है, फिर रिकॉर्डिंग होती है। और रिकॉर्डिंग से पहले सारे कोर्स कंटेंट लिखने के लिए एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, आपस में कोलैबोरेट करते हैं टीचर्स भी, एक्सपर्ट्स भी जो उस फील्ड के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनपुट में आती है, ये सारी प्लानिंग है, डिज़ाइनिंग है, और फिर हम इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, असेसमेंट भी हम इनपुट वाले फेज में ही करते हैं। तो असेसमेंट के लिए हम क्या टेक्निक यूज़ करेंगे, इंटरैक्शन के लिए क्या किया जाएगा, ये सारी चीज़ें पहले से ही फिक्स रहती है। उसके बाद जब वो मूक अप्रूव हो जाता है, सारी रिकॉर्डिंग्स हो जाती हैं, सारी चीज़ें प्रिपेयर हो जाती है, तब फाइनली वो डेट रिलीज़ करते हैं जिसमें फिर एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं। अब क्या है, अब वो प्रोसेस वाला टाइम है जब वो मूक एक्चुअली ऑफर हो रहा है, चाहे वो 4 वीक का हो, चाहे वो 16 वीक्स का हो, इट वेरीज। अलग अलग ड्यूरेशन के मूक्स, अलग अलग सब्जेक्ट, 16 क्रेडिट, 4 क्रेडिट। जी जी, क्रेडिट वाइज अलग अलग मूक्स होते हैं। उसके बाद फिर लर्नर्स कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, वीकली मॉड्यूल्स जो हैं वो रिलीज किए जाते हैं। तो मॉड्यूल्स अलग अलग, पहले ही उन्हें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बता दिया जाता है, वहाँ पे पोर्टल पे लिखा होता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव, इस कोर्स को करने के बाद आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, या बाकी अदर एडिशनल रेफरेंसेस वो देते हैं, अदर रीडिंग्स देते हैं। जी, तो उसके बाद जब वो ऑफर किया जाता है, फिर वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो चल रहा होता है, बेसिकली एसिंक्रोनस मोड में चलता है। तो लेकिन किसी को भी अगर कोई भी क्वेरी हो तो वो वहाँ पे एक डिस्कशन फोरम टाइप होता है, वहाँ पे वो क्वेरीज पे पोस्ट कर देते हैं, और फिर जब भी इंस्ट्रक्टर्स को मौका मिलता है तो वो उसे रिस्पॉन्ड करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारा प्रोसेस हो गया। और फाइनली जब अगर वो सर्टिफिकेशन चाहिए किसी को, तो वो
लर्निंग आउटकम आपका इवैल्यूएट करते हैं, उसके बेसिस पे आपका जो क्राइटेरिया है क्विजेस या असाइनमेंट में आपने कितना स्कोर किया है, उसके बेसिस पे अगर आपको सर्टिफिकेशन चाहिए, नहीं चाहिए तो भी आप वो कर सकते हैं ड्रॉप आउट। ठीक है, तो बेसिकली दिस इन्हीं पैटर्न पे ये भी चीज़ें बनी हुई हैं, इसे भी हम समझ सकते हैं। आपने मूक बना चुकी लग रहा है, ऐसा लग रहा है। नहीं सर, मूक मैंने बनाया नहीं है, लेकिन डेटा कलेक्शन मेरा हो गया है पूरा। तो काफ़ी इंस्ट्रक्टर्स, मेरे जो सैंपल थे वो इंस्ट्रक्टर्स और पार्टिसिपेंट्स ही थे। तो क्या मूक क्या उस पर काम कर रही है? मूक पर कैसे बनता है, या मूक के प्रति क्या लोगों का नजरिया क्या है टॉपिक का? सर एक्चुअली जब मैंने ये स्टार्ट किया था सिनॉप्सिस बनाना, तो उस टाइम पे टीचर एजुकेशन में मतलब मूक्स इन जनरल सारे लोग बात कर रहे थे। उस टाइम काफ़ी हॉट टॉपिक था बिफोर कोविड। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि टीचर एजुकेशन में ऐसी कोई स्टडी नहीं हुई है। तो मैंने इसी वजह से टीचर एजुकेशन मूक्स को देखा है, और टीचर एजुकेशन मूक इंस्ट्रक्टर्स और पार्टिसिपेंट्स, ये मेरे सैंपल हैं। तो किस तरह से ये प्री सर्विस टीचर्स या इन सर्विस टीचर्स ये कैसे यूज़ कर रहे हैं, इनका क्या परसेप्शन है, मोटिवेशन, एक्सपीरियंसेस, इनके चैलेंजेस और एजुकेशनल वैल्यू, तो ये सारे इन चीज़ों पे मैं काम कर रही हूँ सर। सिस्टम अप्रोच भी कहीं ना कहीं यहाँ लागू हो रही है। बिल्कुल सर। आपने पहले क्या रिसोर्सेज होंगे, क्या होगा, उसके बाद हम उसमें आवेदन करते हैं, आवेदन में अपनी कुछ वीडियो भेजते हैं सैंपल के लिए। उसके बाद जब हमारा कोर्स अप्रूव्ड हो जाता है तो ये इनपुट हो गया। अब कोर्स चल रहा है, जैसे अभी चल रहा है, ये हमारा प्रोसेस है। और जब आउटकम जो थे, क्या रिजल्ट उसके आए, तो ये प्रणाली विश्लेषण, सिस्टम एनालिसिस के ही अंग है, विभिन्न पद हैं। इसमें प्रणाली पागम से अधिगम अनुभवों की समुचित व्यवस्था, प्रॉपरली अरेंज लर्निंग अनुभव को क्या कहेंगे इंग्लिश में? एक्सपीरियंसेस। ये निर्देशात्मक सामग्री इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के निर्माण में सहायक होती है। जैसे आपके कोर्स में स्टडी मटेरियल, या आप कोई मूक बनाएंगे, उसके स्टडी मटेरियल होगा, या हम उसकी एक, जैसे आपने कहा कि उसका एक प्रॉपरली उसका क्या आउटकम हो, कैसे कार्य करेंगे, किस प्रकार क्या होगा, सारा जैसे स्पोर्ट्स का भी सब डिसाइडेड है। यही इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है। ये मशीन, मानव तथा संचार तीनों के एकीकरण में सहायक होता है सिस्टम अप्रोच। इसके बारे में कुछ बताएंगे? मशीन, मानव तथा संचार तीनों के एकीकरण में सहायक होता है। जैसे क्लास में हम कोई टीचिंग कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो कैसे समझेंगे, कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे? बता सकता हूँ मानिक जी, मेधा जी? सर आप ये 5 नंबर जो है ना सेंटेंस, इसको थोड़ा सा और मतलब ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, मुझे सही से समझ। संचार शायद कम्युनिकेशन, हाँ कम्युनिकेशन होता है, मशीन, ह्यूमन एंड कम्युनिकेशन। It helps in the integration of machine, human and communication. राइट सर। तो ये जो अप्रोच है वो मशीन, ह्यूमन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है।
एंड सबकी इफेक्टिवनेस इज इम्पोर्टेंट. मशीन जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उसका इफेक्टिवनेस, ह्यूमन एज इन जो टीचर्स होते हैं या फिर जो लर्नर्स होते हैं, सबका इन्वॉल्वमेंट इज़ इम्पोर्टेंट. एंड कम्युनिकेशन जो कि लर्नर्स एंड द टीचर्स में टीचर में होता है, दैट इज़ उसका सब इस तीनों के इंटीग्रेशन को ही इस अप्रोच में इम्पोर्टेंस दिया हुआ. दैट इज व्हाट इट सेज. जैसे आप किसी क्लास में टीचिंग करने जा रहे हैं तो आप कैसे अपने जो आपने पाठ्य योजना बनाई है तो किस प्रकार आप उसे प्रेजेंट करेंगे ताकि इसमें तीनों उपयोग हो जाए, तीनों की यूटिलिटी हो, तीनों समग्र रूप से समाहित हो टीचिंग में. कोई उदाहरण से बता सकती हैं? एक बार फिर से रिपीट करेंगे सर. जैसे हम किसी क्लास में टीचिंग करने जाते हैं तो इन तीनों मशीन, ह्यूमन एंड कम्युनिकेशन की कैसे हम वहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे हम उसको तीनों को समाहित करके प्रेजेंटेशन दे सकते हैं क्लास में टीचिंग के समय. Machine can be, sir, the kind of tools that we use, educational tools that we use, maybe through PowerPoint presentations. We have like as in computers. Then we might have other effective educational tools depending on what is used for the content, to project the content. Then human, of course, the teachers and the learners. And then we have communication, the communication between the learner and the the instructor. That is usi tarike se, I guess, it's an example of the amalgamation of these three. जैसे ये सेशन चल रहा है, सेशन में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो रहा है, ये मशीन के माध्यम से हो रहा है. ह्यूमन, हम लोग आपस में उसमें जुड़े हुए कम्युनिकेशन, विचार विमर्श चल रहा है एक दूसरे का, उसके बाद हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं. मैं अपनी बात कह रहा हूँ, आप अपनी बात कह रहे हैं. ये क्या है? ये सिस्टम अप्रोच का ही एक अंग है. तीनों एकीकरण, मशीन भी, पावर पॉइंट टीचिंग जो हम करते हैं तो पीपीटी या ओवरहेड या अन्य चीज़ों का उपयोग करते हैं, उसमें ह्यूमन, हम आप आमने सामने बैठ के क्वेश्चन पूछे, आप भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं. ये अब सिस्टम अप्रोच. और तीसरा कम्युनिकेशन, आपस में कम्युनिकेशन. ये सिस्टम अप्रोच का ही एक लाभ है. ये लक्ष्य और साधनों को स्पष्ट करता है सिस्टम अप्रोच. इनपुट है, इनपुट पहले ही इसमें जैसे इनपुट में आया था कि हमारे क्या ऑब्जेक्टिव एम्स होंगे, गोल्स होंगे, और हम किस साधनों से, यानी किन रिसोर्स के माध्यम से अपने कार्य को गति देंगे, प्रोसेस में आएंगे, और कैसे आउटपुट, ये सब निश्चित होता है. इसके माध्यम से इसके माध्यम से निर्देशन प्रक्रिया में कुशलता बढ़ती है. नहीं, स्किल जब ये प्रोसेस करते हैं सिस्टम अप्रोच के माध्यम से, हम कोई समस्या का हल करते हैं या किसी आवश्यकता को पूरा करते हैं तो हमारी कुशलता बढ़ती है. सिस्टम अप्रोच के माध्यम से हम एक सिस्टम साइंटिफिक मेथड से, यानी साइंटिफिक रूप से उस समस्या का हल करते हैं. इससे हम आगे भी, हमें फिर अन्य समस्या को हल करने में सहायता मिलती है. ये फाइल मैं आपको सेंड कर दूंगा, इसमें डाल दूंगा मैं संदेश में, आपको शायद आगे इसकी जरूरत पड़े. सिस्टम अप्रोच क्लियर होगा, किस प्रकार कार्य करता है, क्या है, क्या इसके स्टेप हैं. किसी कुछ और इस पे कुछ विचार रखने हो या कोई क्वेश्चन हो या कोई बात रखना चाहता हो अपना, तो रख सकता है. सर, मुझे सिस्टम आर्किटेक्चर के बारे में कुछ जानना था, मतलब स्टेप था वो, सेकंड स्टेप. So I needed some more clarity on that.
सिस्टम आर्किटेक्चर, ये वाला। हाँ, शिक्षा संरचना जैसे हम कोई कार्य करने के लिए कोई संरचना बनाते हैं, सिनॉप्सिस। कोई और बता सकता है इस पे? जैसे क्वेश्चन पूछा, इसका कोई जवाब दे सकता है? फिर आगे चर्चा होगी इस पे। जहरा जी, आपने पूछा तो सवाल, किसने पूछा? सर मैंने पूछा। हाँ, जहरा जी बता सकते हैं कुछ? सर जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आर्किटेक्चर से हम शायद कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट की ही बात कर रहे हैं। आर्किटेक्चर में हमें ये भी देखना होगा कि हम जो रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई टॉपिक चूज़ किया है और हमने कोई मीडिया सेलेक्ट किया है कि हम इस मीडिया के थ्रू, इस टूल, आईसीटी टूल के थ्रू हम पढ़ाएंगे, तो हमें पहले ये भी देखना ज़रूरी है कि क्या उसको सपोर्ट करने के लिए वो रिसोर्सेज हैं या एडिक्वेट सॉफ्टवेयर्स हैं या नहीं। तो कहीं ना कहीं आर्किटेक्चर मुझे लगता है कि इन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है कि हमारी स्ट्रेंथ कितनी है। मान लीजिए आपके क्लास में 40-50 की स्ट्रेंथ है और आप ऐसा कुछ चला रहे हैं जो स्क्रीन छोटी है या जो भी है, तो हमें वो भी देखना है कि कितना इफेक्टिवली हम उसे यूज़ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये आर्किटेक्चर मुझे जहाँ तक लगता है कि ये उन चीज़ों से रिलेटेड है कि हमें उन चीज़ों को कंसीडर करते हुए अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान करना चाहिए। बिल्कुल प्लान करना चाहिए। और उनको प्रोसेस, जो हमारा प्रोसेस है, प्रणाली विश्लेषण, सिस्टम एनालिसिस में हमने अपने रिसोर्स निश्चित कर लिए, अपने उद्देश्य, एम्स निश्चित कर दिए। फिर हम कैसे उसको संरचना, कैसे उसकी संरचना बनाएंगे और हम कैसे कार्य करेंगे। जैसे सिनॉप्सिस में हम कैसे कार्य करते हैं सब उसमें लिखा होता, वैसे ही इसमें भी सिस्टम संरचना में कैसे हम कार्य करेंगे और कैसे कार्य हो रहा, मूल उसमें ना हो रहा, तो तीसरे बार कैसे कार्य करेंगे। विश्लेषण हमने तय कर लिया, ये यूज करेंगे और उसमें पूरी संरचना में कैसे कार्य करेंगे। और तीसरे में कार्य होता है और उसका मूल्यांकन। जैसे क्लास में हम जाते हैं, क्लास में हमारे पाठ्ययोजना पहले से बनाते हैं कि क्या क्या रिसोर्स होंगे, कैसे हम पीपीटी से पढ़ाएंगे पर पाठ्य योजना में टोटल कि ऐसे ऐसे स्टेप होते हैं। इस प्रकार से हम संरचना बना के जाते हैं। पहले हम छात्र यानी पूर्व निर्धारित क्वेश्चन होंगे या प्रश्नात्मक क्वेश्चन होंगे, फिर पूर्व निर्धारित जोड़ेंगे, फिर उसमें कथनात्मक, छात्र उत्तर, प्रति उत्तर, ऐसे प्रकार के टोटल जो हमारा होता है वही प्रणाली संरचना है। इस प्रकार से हम इससे समझ सकते हैं। जैसे पंचपदीय प्रणाली है हार्वर्ड की, ब्लूम की त्रिपदीय प्रणाली है, तो उसमें हम उसी प्रकार लेसन प्लान बनाते हैं और वो क्लियर होते हैं कि ऐसे ऐसे हमें स्टेप पे तैयारी है कि वो चढ़ना। वैसी प्रणाली संरचना सेम वो ही पैटर्न अपनाता है। आज हमने और कोई बात, कोई क्वेश्चन किसी प्रकार का, या कोई बात रखना चाहे अपनी? सर एक ऑब्जर्वेशन मैं इधर शेयर करना चाहूँगी। जैसे एक स्कूल था हमारा, गवर्नमेंट स्कूल में हमारी इंटर्नशिप थी बीएड के टाइम पे। तो वहाँ पे उनके पास वो गैजेट्स थे, ओवरहेड प्रोजेक्टर वगैरह सारी चीज़ें लगी हुई थी, लेकिन हमने ये देखा कि टीचर्स उसे यूज़ ही नहीं करते हैं। तो हमने जब इंटरव्यू किया उनसे कि आप लोग क्यों नहीं इसे यूज़ करते हैं, स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए तो अच्छा है ये, तो वो कहते हैं कि हमारे पास सॉफ्टवेयर ही नहीं है। सॉफ्टवेयर स्कूल जो है वो प्रोवाइड नहीं कराता बिकॉज सॉफ्टवेयर्स आर वेरी एक्सपेंसिव। तो अगेन अगर कोई ऐसा टीचर है जो कुछ इनोवेटिव करना चाहता है स्टूडेंट्स के की लर्निंग को फैसिलिटेट करने के लिए, फॉर एग्जांपल उसने एक अच्छा सा लेसन प्लान बनाया कि हमें ये रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, अब वहाँ पे रिसोर्स ही मिसिंग है,
तो ये भी मुझे लगता है, ये भी आर्किटेक्चर में आता है कि आप एनवायरनमेंट को पहले देखें कि कौन सी चीज़ें आपने, अगर वो मटेरियल तैयार कर लिया और फिर आपका सॉफ्टवेयर ही नहीं है, वो चल ही नहीं पाएगा, तो ये चीज़ें इम्पैक्ट कर सकती है और फिर इट विल बी यूजलेस। सो ये है। और सेकेंडली ब्लेंडेड लर्निंग अप्रोच जहाँ तक होता है, उसमें अगर किसी के पास किसी के साथ ऐसा इशू आ रहा है किसी टीचर के साथ कि लिमिटेड रिसोर्सेज है और स्ट्रेंथ ज़्यादा है, अब उसमें उसे स्ट्रैटेजाइज कैसे करना है, तो उस केस में वो ग्रुप्स बना सकते हैं। सेम टाइम पे एक ग्रुप ये काम करेगा, मीनवाइल ये जो दूसरा ग्रुप है वो जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करेगा, उसके बाद फिर वो स्विच करेंगे। तो ये स्ट्रैटेजीज बनाना, ये प्लानिंग करना, ये एनवायरनमेंट को समझ के उसके हिसाब से स्ट्रैटेजीज बनाना, मुझे लगता है ये सारी ही चीज़ें, बहुत सिस्टम अप्रोच बहुत ब्रॉडर टर्म है, इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं जिसे हमें देख के चलना होता है। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी। या हाँ, तो 6:05 लगभग हो रहे हैं, तो 10 मिनट का ब्रेक कर लेते हैं। 10 मिनट बाद फिर से हम पूरा ग्रुप नहीं छोड़ेंगे, ग्रुप में ही रहेंगे इसमें, और 10 मिनट बाद फिर से चर्चा प्रतिचर्चा करते हैं। 10 मिनट का ब्रेक कर लेते हैं। श्योर सर। ओके। ओके।
मेरी आवाज आ रही है आपको? यस यस जी। हेलो। जी सर। सर मुझे एक बात पूछनी थी। हेलो, माय ऑडिबल? हाँ, यस यस। सर ये क्लासेस आवाज 5। हल्की आ रही है आपकी। हाँ हेलो, हाँ, आ अभी रही आ है। रही? जी जी। सर ये क्लासेस 5 बजे से होगा क्या रोज? हाँ, शेड्यूल तो 5 बजे से है। अच्छा, एक्चुअली ना सर मेरा 6:30 बजे से एक ऑफिस का मीटिंग होता है रोज, तो अच्छा। उसके लिए मुझे थोड़ा मतलब मैं कल भी चली गई थी, फिर मैं वापस ज्वाइन किया। तो अगर ये मतलब अभी क्या करूँ मैं अभी लीव कर जाऊँ क्या 6:30 बजे, फिर मैं ज्वाइन बैक करूँ रोज? ये हो सकता है क्या सर? ये पर मैं ये मिस आउट कर जाऊंगी बहुत सारे चीजें। ये मेरे क्षेत्र में नहीं है, ये जो आपके इसे कर रहे हैं जहाँ इग्नू के, यही बता सकते हैं। ओके सर। इग्नू और सेंटर से ही इसकी समस्या का हल हो सकता है। सर ये रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलेगा क्लासेस की? ये रिकॉर्डिंग इग्नू सेंटर हो सकता है, वेबसाइट पर डालें, ये आप संपर्क करके पता कर सकते हैं, जो आपका सेंटर है, रीजनल सेंटर। ओके। ये तो आपका लगातार ही क्लास चल रहे हैं, 26 से लेके 8 29, 26 से लेके 29 तक मेरे हैं, फिर 3 से 6, 10 से 13, 31 से 3 और 7 8 ये आगे चलेंगे आपकी क्लास। जी, अभी मैंने मैसेज देखा आरसी चंडीगढ़ से। अगर आप अच्छा इधर ये वेबसाइट जो अभी देखा, इधर से मिलेगा रिकॉर्डिंग? जी। ओके। आप जो इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर है उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, रीजनल सेंटर से। अभी मैसेज आ रहा है कि आप फेसबुक पेज पर इसके देख सकती हैं जाकर। ठीक है, मैं देख। और सर स्टडी मटेरियल्स भी कब तक मिलेगा? मैं वेबसाइट में अगर आरसी चंडीगढ़ मतलब अगर होस्ट बता सकते हैं कि कब मिलने वाला है स्टडी मटेरियल, बिकॉज वेबसाइट में एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट भी नहीं है। तो वेबसाइट पर स्टडी मटेरियल तो है, अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकती हैं। मैं खुद देख रहा हूँ अभी MES 31 एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, चारों उसमें ब्लॉक 4 ब्लॉक दिए हैं। हाँ सर, आप एक बार लिंक भेजेंगे मुझे? मैं अभी देखता हूँ। देखो शेयरिंग हो रही है। जी। आप जैसे MES ई ज्ञान कोर्स पर, हाँ। जब ई ज्ञान कोर्स पर पोस्ट PGDET आप सर्च करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। ओके सब ओके। कम्युनिटी विद इन द MES 31 एजुकेशन टेक्नोलॉजी ऑन ओवरव्यू, फिर है 32 कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तीसरा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, 34 है डिजाइनिंग कोर्स भी, और 35 है प्रोजेक्ट। अब मुझे 31 मेरे पास है, 31 4 दिन इसी से संबंधित सेशन चलेंगे, और इसमें हम जब क्लिक करेंगे तो ये आ जाएंगे। 31 में 4 ब्लॉक है, इंट्रोडक्शन टू ET, सिस्टम अप्रोच, ई लर्निंग एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, पॉलिसी इशू फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। कल ET के बारे में चर्चा हुई थी थोड़ी थोड़ी, सब आज सिस्टम अप्रोच के बारे में चर्चा हुई। कल हम लोग लर्निंग और ET के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम देखते हैं, जैसे लर्निंग ET पे क्लिक करेंगे तो ये इसकी बुक आ जाएगी ब्लॉग। इस पर क्लिक करते हैं तो ये इसका 75 MB की पूरी बुक डाउनलोड हो जाएगी, डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ओके सर।
थैंक यू सो मच, थैंक यू हाँ, सो ये मच। तो सारे इसके स्टडी मटेरियल ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अब इसमें असाइनमेंट होंगे, असाइनमेंट आप देख लीजिए कैसे मिलेंगे आपको। अब इसमें लर्निंग एंड ईटी में 4 यूनिट है। लर्निंग कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्म्स, कल थोड़ा कुछ चर्चा भी हुई थी। 9 यूनिट है इम्प्लीकेशन ऑफ लर्निंग थ्योरी, और यूनिट 10 है इम्पैक्ट ऑफ ईटी ऑन लर्निंग। यूनिट 11 था ट्रेंड्स इन लर्निंग अप्रोचेस। लर्निंग के बारे में कल चर्चा हुई थी। कल इसको डीपली हम अध्ययन करेंगे, इसकी आखिर लर्निंग क्या है और कैसे इम्प्लीकेशन लर्निंग थ्योरी का हमारे सिस्टम अप्रोच से क्या वो है, और इम्पैक्ट ऑफ ईटी ऑन लर्निंग, लर्निंग पर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कैसे प्रभाव डालती है, और कौन कौन सी प्रवृत्तियां या ट्रेंड्स लर्निंग अप्रोचेज में हैं, चल रहे हैं इस समय पर। आप ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं, हर एक का बुक उसमें दे रखी है। हाँ बोलिए। नहीं सर, थैंक यू। कल कर चर्चा हुई थी लर्निंग के बारे में, डीपली कल करते हैं, आज थोड़ा बहुत चर्चा हो जाती। लर्निंग सिस्टम अप्रोच में लर्निंग की क्या उपयोगिता है, या सिस्टम अप्रोच लर्निंग में क्या प्रभाव डालती है, या कैसे हम इसका उपयोग कर सकते हैं, कैसे हम, कोई बताएगा लर्निंग के बारे में? लर्निंग बताइए मेजर क्या है लर्निंग? हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है, आप बोलिए। हाँ, लर्निंग सर, जैसे कि हम कल हम डिस्कस कर रहे थे कि एक प्रोसेस है जो कि चेंज इन्फ्लुएंस करता है। इट्स अ प्रोसेस दैट लीड्स टू चेंज। चेंज या मॉडिफिकेशन? मॉडिफिकेशन उस पर पहले सर चेंज ही बोल सकते हैं, क्योंकि मॉडिफिकेशन हम जो चीज एग्जिस्टिंग है वो मॉडिफाई करते हैं, पर लर्निंग हम जब नए चीज कुछ पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ चेंज तो हमारे अंदर होता है, राइट? और वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, पर ज्यादातर वी ट्राई के वो इम्प्रूव करे, मतलब इम्प्रूवमेंट की पॉजिटिव चीज लाए, एंड इम्प्रूवमेंट हो परफॉर्मेंस की या लर्निंग की या किसी तरह की भी लर्निंग की, वो जो एक इम्प्रूवमेंट लाते हैं इंडिविजुअल के अंदर, नॉलेज वाइज हो, एज अ पर्सनालिटी हो, लर्निंग लीड्स टू चेंज सर। मानिक धर जी हैं जुड़े हुए? मानिक जी, मानिक जी, जहरा जी। सर मैं लीव कर सकती हूँ क्या? मैं अभी ज्वाइन बैक कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक मीटिंग था। जी जहरा जी कुछ। जी सर, तो जैसा हमने इस पे कल भी बात की थी कि लर्निंग जो है वो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है, तो जिसका मेन एम पॉजिटिव ही होता है, और किसी भी
नॉलेज को गेन करना या नॉलेज एनहांसमेंट के लिए हो या बिहेवियर में मॉडिफिकेशन के लिए हो या कोई स्किल सीखने के लिए हो या आपके वैल्यूज या एटीट्यूड में किसी तरह का चेंज या मॉडिफिकेशन आता है, तो दैट इज लर्निंग। और या ये किसी भी स्टेज में हो सकती है, एंड वी ऑल आर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। तो कोई ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर एज तक होती है। वी लर्न फ्रॉम, कहते हैं ना, फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। तो ये एक लर्निंग प्रोसेस यही है। सो एवरीवन इज लाइफ लॉन्ग लर्नर। जिसके वेरियस अप्रोचेस हैं लर्निंग के, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, कुछ है जानकारी ये क्या? और कोई मानिक दर्जी बता सकते हैं क्या है बिहेवियरिज्म? दो ही लोग जुड़े हैं, अब दोनों मानिक जी मुझे लग रहा है नहीं, खाली आप बताइए जहर। सर, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म ये सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो साइकोलॉजी से निकल के आते हैं। तो बिहेवियरिज्म, जैसे मैंने कल भी इस पे थोड़ा बताया था कि बिहेवियरिज्म जो है वो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर पे बेस्ड है। इनका जो आइडिया है ये बिहेवियर को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, तो उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हम देखते हैं। टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस को अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, तो हम उसका इम्प्लीकेशन एजुकेशन फील्ड में देखते हैं। जैसे अगर हम बिहेवियरिज्म की बात करें तो पैवलॉव की थ्योरी थी क्लासिकल कंडीशनिंग, स्किनर की थी ये ऑपरेंट कंडीशनिंग जी। तो इन सब के हम इम्प्लीकेशंस देखते हैं कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स या इसके बीच में क्या कनेक्शन है, या और फिर उसके साथ साथ स्टिमुलस रिस्पॉन्स और एनवायरनमेंट। तो जैसा हमने सिस्टम अप्रोच में भी ये पढ़ा था कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट के साथ एनवायरनमेंट कैसे कनेक्टेड होता है, वैसे ही स्टिमुलस रिस्पॉन्स और एनवायरनमेंट ये भी इम्पॉर्टेंट है। स्टिमुलस यहाँ पे बिहेवियरिस्ट जो थे उन्होंने दूसरी तरह से एक्सपेरिमेंट्स एनिमल्स पे करके बताया कि क्या होता है, लेकिन अब उसका इम्प्लीकेशन जब हम एजुकेशन में देखते हैं तो हमारे पास वही गोल है कि हम अपने लर्नर को कैसे उनकी लर्निंग को इन्हांस कर सकते हैं और कैसे बेहतर बना सकते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो अल्टीमेट गोल इज़ टू मॉडिफाई देयर बिहेवियर। तो स्टिमुलस यहाँ पे वो काम करता है जो भी हम एक्टिविटीज़ कराते हैं या जो भी हम चीज़ें प्लान कर रहे हैं, जो भी हम उन्हें इनपुट्स दे रहे हैं, वो हमारा स्टिमुलस है। अब रिस्पॉन्स ये है कि उनका फिर लर्निंग आउटकम क्या है, वो किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज़ है, ये सारी चीज़ें हमारे रिस्पॉन्स में आता है। और एनवायरनमेंट अगेन क्लासरूम सेटअप हो गया या और भी जो हम वेरिएबल्स की बात करते हैं तो वो एनवायरनमेंट है। इसी तरह से ये बिहेवियरिज्म की थ्योरी है। फिर आता है कंस्ट्रक्टिविज्म है या कॉग्निटिविज्म है। ये सारी चीज़ें अलग अलग एस्पेक्ट पे फोकस करती है। कॉग्निटिविज्म जो मेंटल प्रोसेसेस की बात करते हैं कि जैसे किसकी थ्योरी है, आई थिंक प्याजे की थ्योरी है ये। डेवलपमेंटल स्टेजेस जो होते हैं कि बच्चा कब से कब तक क्या सीखता है, कौन कौन सी रीजनिंग्स होती हैं, ये सारी चीज़ें कॉग्निटिविज्म पे बेस्ड है। तो एक टीचर को या जो भी एजुकेशनल स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें इन चीज़ों की नॉलेज होनी ज़रूरी है ताकि वो उसी हिसाब से अपने लेसन प्लान्स या अपनी एक्टिविटीज़ को वो डिज़ाइन करें और उसे इम्प्लीमेंट करें। सेम इज़ द केस विद कंस्ट्रक्टिविज्म, काफ़ी न्यू कॉन्सेप्ट है एज़ कम्पेयर टू बिहेवियरिज्म, जहाँ पे हम नॉलेज कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। अब हम उस अप्रोच से हट गए जहाँ पे हम सिर्फ लेक्चर मेथड में टीचर्स एज एन एक्टिव मेंबर और लर्नर्स एज अ पैसिव मेंबर, वो उन चीज़ों से हट के हमने अब ये बिलीव करना शुरू किया कि बच्चे जो हैं वो नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं और उससे सीखते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से। लर्निंग बाय डूइंग, ये सारी चीज़ें आई। तो ये अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं
जिसे हम पढ़ते हैं और उनके इम्प्लीकेशंस को हम यूज़ करते हैं एजुकेशनल सेटअप में। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे मनोविज्ञान में ही पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, फिर व्यवहारवाद। जी.बी. वाटसन जो थे, उन्होंने व्यवहार पर सर्वप्रथम कहा कि मानव का व्यवहार द्वारा ही हम उसके पता कर सकते हैं। व्यवहार को देखकर व्यवहार में परिवर्तन वुडवर्थ ने कहा था। गेस्टाल्ट वाटसन ही पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यवहारवाद पर चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि ना आत्मा द्वारा मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है, ना मन के द्वारा, क्योंकि एक व्यवहार ही है और व्यवहार में प्रमार्जन ही सीखना है, व्यवहार में मॉडिफिकेशन भी सीखना है। और व्यवहारवाद मेधा लग रहा जुड़ गई है दोबारा, लग रहा जी जी सर। तो आप बताएंगे कुछ लर्निंग, इम्पैक्ट ऑफ ईटी ऑन लर्निंग, क्या इम्पैक्ट? सर जैसे कि हमने डिस्कस किया कि मतलब पोस्ट कोविड हमने देखा कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की not actually post COVID, during the COVID-19 educational technology के through ही we were conducting all the instructions, education instructions, जैसे कि Google Meet से हम कर रहे थे। तो ये एक एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, पर एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्योंकि अभी डिजिटल वर्ल्ड है एंड इट इज़ लाइक ग्रोइंग, तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं लर्निंग में, जैसे कि वो बहुत मतलब एंगेजमेंट बढ़ाते हैं लर्नर्स के। ऑडियो विजुअल होता है उसमें, जो कि ट्रेडिशनल टीचिंग से बहुत अलग है। ऑडियो विजुअल के थ्रू वी engage the learners, we gain their attention and वो content की तरफ बहुत they retain the knowledge better that way। फिर उसके अलावा एजुकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू असिंक्रोनस लर्निंग होता है, फ्लेक्सिबल है एजुकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू, क्योंकि आप अगर एक क्लास जैसे आज रिकॉर्ड करके आप रख रहे हैं, अगर मैं नहीं भी हूँ तो मैं रिकॉर्डिंग देख सकती हूँ। तो वो है एक बहुत बड़ा एडवांटेज एजुकेशन टेक्नोलॉजी की। हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बहुत कुछ देखते हैं, बहुत डिटेल में एक कंटेंट और एक टॉपिक को समझते हैं, तो ये भी एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की एडवांटेज है। ऐसे बहुत सारे एजुकेशन टेक्नोलॉजी के एडवांटेज है लर्निंग के ऊपर। सो या सर, दिस इज like education technology and it is only growing and it should continue growing as it is like quite an effective medium for learning, teaching and learning both। बिल्कुल। जैसे अब 125 करोड़ हमारे देश में रह रहे हैं, सभी के लिए शिक्षा देनी है, सभी को एजुकेट करना है। इस समय नई शिक्षा नीति में स्किल पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। सभी को प्रत्यक्ष रूप से, फॉर्मल रूप से पढ़ाना संभव नहीं, जितने विश्वविद्यालय नहीं है। जैसे ज्ञान आयोग आया था, नॉलेज कमीशन, उन्होंने कहा था कि वर्तमान में
2005 में आया था, उस समय 1500 विश्वविद्यालयों की ज़रूरत है, आवश्यकता है, नीड है। देश के सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए जो हायर एजुकेशन में प्रतिभा करना चाहते हैं, कोई डिग्री करना चाहते हैं। तो ईटी एक ऐसा माध्यम था एजुकेशनल, जिसमें अब आप भी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पर ऑनलाइन आप कोर्स कर रहे हैं और इससे आप स्किल डेवलप कर सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी के बारे में जान सकते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग अपने सीखने में कर सकते हैं, कैसे सिस्टम अप्रोच का अपने व्यवहार में चेंज लाके एक सिस्टम से क्लास में टीचिंग कर सकते हैं, ताकि बच्चे अधिकतम लर्निंग हो, उनके व्यवहार में मॉडिफिकेशन हो, बिहेव में। तो टेक्नोलॉजी ने लर्निंग पर बहुत प्रभाव डाला है। टेक्स्ट बुक सप्लीमेंट्री, अभी ऑनलाइन टेक्स्ट बुक आपको सब अवेलेबल है, इस कोर्स की भी आप मटेरियल ऑनलाइन प्रिंटेड ये सब आपको उपलब्ध हो रहा, आप आसानी से ऑडियो मीडिया ये सब आपको उपलब्ध है। ये आप किताब इसकी जो है उसमें विजुअल प्रोजेक्ट मीडिया, माइक्रो फिल्म, माइक्रो ऑफिस, ओवरहेड प्रोजेक्टर, मोशन पिक्चर फिल्म, सीसीटीवी, कंप्यूटर्स, इंटरेक्टिव ब्रॉडकास्टिंग, मूक भी एक, जैसे जयरा जी मूक के बारे में बता रहे थे, मूक भी एक सीखने का, एक कौशल डेवलप करने का, स्किल डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण साधन है, मोड है, जो हमें किसी विशेष कौशल में पारंगत करता है, निपुण करता है, ताकि हम उसका उपयोग टीचिंग लर्निंग में अथवा अन्य जगह जहाँ भी आवश्यकता होती है हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जहरा जी आप भी बता सकती हैं कैसे मूक द्वारा सीखने में बच्चों के लर्निंग में सहायता मिल सकती है, मूक कैसे कार्य करता है, क्या आउटकम आते हैं मूक के? यस सर। सो मूक्स क्योंकि सेल्फ पेस्ड कोर्सेज होते हैं, ये कोई मैंडेटरी कोर्स नहीं होता, तो स्टूडेंट्स या किसी भी लेवल के इसका कोई प्री रिक्विजिट नहीं होता कि आपके पास कोई सर्टेन डिग्री है या सर्टेन एज लेवल है तभी आप उसमें एनरोल हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल इसीलिए इसे ओपन कहा गया है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। सो आप किसी भी और यूनिवर्सिटी के टीचर से पढ़ना चाहते हैं, अगर उनका कोई मूक चल रहा है तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपने लोकेशन पे आप जहाँ पे हैं वहाँ पे रह के आप उस यूनिवर्सिटी के उस प्रोफेसर से पढ़ सकते हैं जिनसे आपको पढ़ना है, जो आपको एक्सपर्ट लगते हैं। और जैसे हम इंडिया में रहते हैं, हमारे पास एक एक्सेस मिल जाता है ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स और एक्सपर्ट्स के साथ भी जुड़ने का, और बाकी उसके साथ साथ जो उस कोर्स में एनरोल्ड लर्नर्स होते हैं उनसे भी इंटरेक्शन का मौका मिलता है, तो एक नेटवर्क बन जाता है इसके थ्रू। सो वही है कि एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है, आपके सीखने में कोई बैरियर ना रहे, इसलिए इस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज बनाए जा रहे हैं जो आप अपने पेस पे कर सकते हैं, और आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ कोर्सेज कर सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एक टाइम पे एक ही कोर्स करेंगे या स्पेसिफिक डिसिप्लिन या स्पेसिफिक सब्जेक्ट का ही कोर्स करेंगे। तो अब काफ़ी इसे रिकग्निशन मिल रही है, पहले बहुत कम लोग इसके बारे में अवेयर थे, लेकिन ये डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव आने के बाद से जो हमारा इंडियन मूक आया स्वयं, उसे भी अब बहुत रिकग्निशन मिला है, स्पेशली आफ्टर कोविड स्वयं की भी अवेयरनेस बहुत बढ़ी है, और इस टाइम पे लोगों ने एक्सेस किया इन कोर्सेज को। ड्रॉप आउट्स भी होते हैं बिकॉज इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है, आप
आपके ऊपर होता है। आप अगर वेदर यू डोंट वांट टू गो फॉर सर्टिफिकेशन, यू कैन सिंपली ड्रॉप आउट एट एनी स्टेज। तो आप अपनी यहाँ पे फोकस है लर्निंग पे। तो अगर आपको उसके लिए सर्टिफिकेशन चाहिए तो वो क्राइटेरिया फिर जो है, और क्राइटेरिया ये नहीं है कि एज लिमिट या डिग्री से रिलेटेड, क्राइटेरिया ये है कि जो वीकली क्विजेस होते हैं या एंड में असाइनमेंट होते हैं। यहाँ इंडिया में जो स्वयं मूक्स हैं, ये सर्टिफिकेशन जो प्रोवाइड करते हैं वो एनटीए एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है एट द एंड ऑफ द कोर्स। उसके लिए अगर आप एलिजिबल हैं, आपने वीकली वो असाइनमेंट्स अगर कर रखे होते हैं, असेसमेंट आपका पूरा होता है, तो आप उस एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, एंड देन यू विल बी गेटिंग सर्टिफिकेट फॉर दैट। सो या इससे इसके बेसिस पे बहुत लोग सीख भी रहे हैं और सर्टिफिकेशन भी मिल रही है, तो विच एड्स वैल्यू टू योर रिज्यूमे ऑल्सो। एंड देर इज़ वन मोर थिंग, अभी NEP ने जो रिकमेंडेशंस दिए हैं उसके हिसाब से बिफोर कोविड इट वाज 80-20%, लाइक 80% of the courses has to be done through face-to-face mode, whereas 20% they can do it from any MOOC platform and the credits will be transferred. पर अब right now it's 60-40, सो ज़्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है कि आप 60% कोर्सेज जो हैं वो फेस टू फेस मोड में कर सकते हैं, और अपना अप टू 40% जो है वो आप इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, मूक्स के थ्रू आप अपने क्रेडिट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो वही मैंने कल भी मेंशन किया था, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये बहुत नया कॉन्सेप्ट है। अब वहाँ पे आप क्रेडिट स्टोर कर सकते हैं, बैंक की तरह है ये। तो अब आप पढ़ के क्रेडिट्स जो है अपने अर्न कर सकते हैं, एंड देन उसे यूज़ कर सकते हैं अपनी रेगुलर डिग्रीज को अचीव करने के लिए, विच इज़ अनदर ग्रेट इनिशिएटिव। बट देन अभी और रिसर्चेस चल रही है, तो आगे कितना सक्सेसफुल है ये देखना है। और उपयोगिता तो सिद्ध हो चुकी है इन सभी की। मूक प्रोग्राम सैम पोर्टल 2 भी आ चुका है अब। यस सर, स्वयं 2.0 आजकल चल रहा है ये। आगे भी मूक्स तो काफ़ी प्रभाव डाल रहा है। लोग मूक्स कर रहे हैं, अपनी टेक्नोलॉजी स्किल डेवलप। 2020 शिक्षा नीति का आधार ही है स्किल डेवलपमेंट। यस सर। प्रत्येक स्टूडेंट, प्रत्येक विद्यार्थी किसी न किसी में स्किल में डेवलप हो, कोई ना कोई स्किल उसको आती हो, ऐसी ही एक कार्य को राष्ट्रीय शिक्षा नीति आगे बढ़ा रही है। जब तक प्रत्येक छात्र को किसी कौशल में पारंगत नहीं होगा, तब तक देश का विकास होना संभव नहीं है। आज अन्य देशों में हम देखते हैं, चाहे चीन है, कहीं जापान है। जापान में 5 AI सबसे ज़्यादा जापान में है। चीन प्रत्येक हाथ को काफ़ी हुए। उनकी शिक्षा नीति स्किल डेवलपमेंट वाली थी। आज नई शिक्षा नीति में हमारी जोर दिया गया है, और ET एजुकेशन टेक्नोलॉजी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है लर्निंग में। ET के माध्यम से कई अब तो टेक्नोलॉजी विभिन्न कोर्स, ये तो टेक्नोलॉजी एजुकेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स है। हम अन्य कई कौशल वाले कोर्स, इतने कोर्स सरकार जो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव में एजुकेशनल पहल करके कई प्रोग्राम, जैसे ऑनलाइन लैब एक है, कई ऐसे प्लेटफॉर्म आए हैं जिससे हम अपने में एक कौशल डेवलप कर सकते हैं और एक किसी कार्य में निपुण हो सकते हैं, और अपना जीवन यापन के साथ साथ इस देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो आज कल इस पे लर्निंग पे जो इसके 4 बिंदु दिए उस पर डीपली चर्चा हो जाएगी। डीपली में कुछ तो आप
आप भी अगर चाहें तो इस पर थोड़ा सा, जैसे लर्निंग कॉन्सेप्ट हो गया, फॉर्म क्या है, इम्प्लीकेशन लर्निंग थ्योरी, और डीपली तरी इम्पैक्ट ऑफ ईटी ऑन लर्निंग, ट्रेंड्स इन लर्निंग अप्रोचेस। तो कल इन्हीं चारों पे डीपली चर्चा हो जाएगी। फिर एक चौथी यूनिट रह जाएगी, 4 ही क्लास लगने हैं, सेशन होने हैं। तीसरे सेशन में लर्निंग है, चौथे सेशन में आपका पॉलिसी इशू ऑफ ईटी। टोटल शिक्षा का उद्देश्य ही है लर्निंग, और जब लर्निंग बच्चा करेगा तो उसके व्यवहार में मॉडिफिकेशन होगा, उसके अंदर जो शक्तियां हैं, जो उसकी योग्यता, उसको डेवलपमेंट करने में उसको सहायता मिलेगी। जन्मजात शक्तियों का प्रकटीकरण ही शिक्षा है, और शिक्षा का उद्देश्य ही लर्निंग। चौथे पार्ट में एक पॉलिसी इशू फॉर ईटी, इस पर परसों चर्चा हो जाएगी डीपली। एक ग्लोबल ओवरव्यू ऑन ईटी पॉलिसी, विश्व स्तर पर ईटी पॉलिसी क्या हो सकती है, क्या हम इस पर चर्चा कर सकते हो। इन्वॉल्विंग पॉलिसी पर्सपेक्टिव इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और इनिशिएटिव। ईटी क्या इनिशिएटिव और हो सकते हैं, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्पैक्ट असेसमेंट, हमारा क्या यानी इम्प्लीमेंटेशन है, क्या असेसमेंट है, ये सब हम इस पर चर्चा होगी। तो कल आप ईटी के बारे में थोड़ा पढ़ के आए, इसके लर्निंग के बारे में, तो और उस पर विस्तार से, गहनता से चर्चा हो। और किसी को कोई बात, कोई विचार रखना चाहता? समय लगभग पूरा होने वाला है। सर कल का क्लास मैंने किसी भी मतलब वेबसाइट मैंने खोला, मैंने सर्च किया, पर रिकॉर्डेड सेशन मुझे नहीं मिल रहा। आपने जैसे स्टडी मटेरियल को दिखाया, आप एक बार वो नेविगेशन दिखा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ श्योर, थैंक्स। जैसे गूगल में पीजी डेट हम सर्च कर लेते हैं। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी सर। स्क्रीन पर आ रहा है, शेयरिंग हो रही है? जी सर। ई ज्ञान कोश, हाँ इग्नू का ही एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, इसमें सभी स्टडी मटेरियल हैं। इस पर हम क्लिक करते हैं पीजी डेट, तो ये सब इसके 5 प्रकार के जो 5 टाइप हैं, 31, 32, 33, 4, 5, ये सब इसमें आ जाता है। हम जिसकी हमें प्रोग्राम गाइड भी ये देखिए, प्रोग्राम गाइड 2018 में ये इशू डेट 2038 MB के हमसे एजुकेशनल। तो इसके ई ज्ञान कोश, जो इस वेबसाइट पर हम जाएंगे तो ई ज्ञान कोश करके एक लिंक आ रहा होगा, उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो अपना ये PGDET कोर्स डालेंगे तो सभी इसका स्टडी मटेरियल आ जाएगा। जी सर, पर सर मुझे वो रिकॉर्डिंग सेशन चाहिए था, वीडियो। हाँ, वीडियो रिकॉर्डिंग से सर अब देखते हैं कैसे फेसबुक पे आता है कि यूट्यूब पर, पता लग जाएगा आपको जो आज।
ठीक है, कल फिर लर्निंग पर चर्चा होती है, कैसे लर्निंग पीटी लर्निंग पर प्रभाव डालती है, उसी पे कल विचार विमर्श होगा। कल फिर 5 बजे हम सभी लोग मिलते हैं। ओके सर, Sure, sir. Thank you. थैंक यू सर।